गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण रचना से पाठ 5 का शब्द विचार पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। शब्दों पर हम विचार करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आप शब्दों की परिभाषा और शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं उनके संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बॉक्स में एक मोटे मोटे शब्दों में लिखी हुई है, वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। स्वर और व्यंजनों के मेल से स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। तो इन अक्षरों के या वर्णों के मेल से बने सार्थक, सार्थक का मतलब अर्थ सहित, जिनका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे ध्वनि समूह को, समूह माने ग्रुप होता है ना। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है केवल उसे ही शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका अर्थ नहीं होता उसे हम शब्द नहीं कह सकते। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता। आप नीचे उदाहरण में जैसा देख रहे हैं लिखा है ड़ग बड़। ड़ग बड़ का मतलब ये वर्ण समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहा जाएगा, सार्थक नहीं है, इसीलिए ये शब्द की श्रेणी में नहीं आता है ना। इसी को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से ठीक से लिख देंगे गड़बड़, तो इस प्रकार अगर ये लिखा जाएगा तो सार्थक वर्ण समूह बन जाएगा और शब्द कहलाएगा। इस प्रकार भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग उचित माना जाता है। शब्द की भेद आप देख रहे हैं। शब्द की परिभाषा के उपरांत शब्द के भेद कितने होते हैं और उनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। निम्नलिखित आधारों पर शब्द के भेद किए गए हैं। वो होते हैं, नंबर 1 वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और नंबर 3 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 5 अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो 5 आधारों पर शब्द के भेदों को बांटा गया है और उसमें देखेंगे आप कि सबसे पहला वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद नंबर 1 में देख रहे हैं। वाक्य में नंबर 1 वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जैसे कि पीछे परिभाषा के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं, ड़ग बग, ड़ग बड़, है ना, शब्द था। उसमें आपने देखा था एक शब्द आया था, तो उसी प्रकार से इसमें कुछ शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक
आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चूं, वोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खटखट मत करो अर्थात आवाज़ मत करो, इसका मतलब है खटखट का मतलब आवाज़ मत करो, ये अर्थ होगा इसका, परंतु ये निरर्थक शब्द में होगा। अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो अर्थात उसका आदर सत्कार करो। स्वागत सत्कार का मतलब पानी और वाणी है ना, तो वाणी शब्द निरर्थक है, पानी सार्थक है। आगे देखिएगा, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिएगा क्रमशः रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझिएगा। ऐसे शब्द जो हिंदी में परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं और अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं, यानी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं परंतु अन्य शब्दों के योग से बने नहीं हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता। सबसे विशेष बात ध्यान देने की यह है बच्चों कि उसको हम खंडित यदि कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिनको खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं रहता, तो फिर वो रूढ़ शब्द नहीं रहते, तो इसलिए उनको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे शिक्षा, अब शिक्षा में यदि शी अलग करें,क्षा को अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए शिक्षा जो है ये रूढ़ शब्द है, इसको खंडित नहीं कर सकते। बुद्धि, ऐसे ही रात, रा को अलग कर दें, ता को अलग कर दें, कोई अर्थ नहीं रहेगा। दिन, ऐसे ही पुत्र। आपको समझ में आ रहा होगा, इन शब्दों को यदि हम खंडित कर देंगे तो फिर इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला वाला देखेंगे, दूसरा वाला यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से, दो शब्द हों, दो से अधिक शब्द हों या शब्दांश हों, उनके मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा रूढ़ शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, परंतु यौगिक शब्द के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जैसे हरिद्वार, हरिद्वार है ना, तो हरि अलग है, द्वार अलग है। हरिद्वार का मतलब हरि माने का द्वार, हरिद्वार है ना। गौमुख, गाय का मुख। घुड़ दौड़, घोड़े की दौड़। हिमालय, हिमालय। तो आपने देखा कि दोनों के जो हैं इनके खंड किए गए हैं, है ना, जिसके खंड हो जाते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। आगे देखिएगा, नंबर तीसरा जो इसका भेद किया गया है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। यौगिक का मतलब बीच में योग है ना, देख रहे हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि हम ये जो विशेष अर्थ है इसको इस तरह से यदि छिपा देंगे तो ये अभी जो आप पीछे पढ़कर आए हैं यौगिक शब्द उसकी श्रृंखला में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए इसके खंड किए गए हैं, है ना। एक दंत यानी एक दंत, पंक प्लस ज पंकज, पीत प्लस अंबर पीतांबर, दश प्लस आनंद दशानंद। तो ये केवल कौन से शब्द यौगिक के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही इनको इस तरह से खोल दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा,
विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्द ब्रैकेट में आपको दिखाई देने लगेंगे। एक दंत अर्थात गणेश। पंकज, पंक माने कीचड़ से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, पंकज माने कमल। और पीत अंबर, पीला अंबर है जिसका, अर्थात विष्णु। और दशानन, आनंद माने मुख, दश माने 10, जिसके 10 मुख हैं, 10 मुख वाला रावण। तो आपने देखा इस तरह से कि आपने 3 जो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये आप पढ़ चुके हैं। आइए इसकी अभ्यास। जैसा कि आप देख रहे हैं अभ्यास 5.1 के अंतर्गत आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को हम पाठ की समाप्ति पर पीडीएफ में आपको दिखा देंगे, उत्तर करके शब्द किसे कहते हैं और किन आधारों पर शब्दों के भेद किए गए हैं, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। परंतु जो चौथा है ये आपको गृह कार्य में मिलेगा, इसलिए इसको समझ लेना यहाँ पर आवश्यक है। आप देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक तथा निरर्थक शब्द अलग अलग करके लिखिए, है ना। सार्थक निरर्थक शब्द अलग अलग करके लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, सार्थक शब्द पहले बोलते हैं अपनी भाषा में प्रयोग करते समय, सार्थक शब्द पहले, उसके साथ बाद में जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो निरर्थक शब्द होता है। अधिकांशतः हम इसी तरह से अपने दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी वानी, है ना, भाई पानी वानी कुछ पिलाओगे या नहीं, तो पानी तो सही है पर वानी कुछ नहीं है, इसलिए पहला शब्द सार्थक है पानी, दूसरा है निरर्थक वानी। खटखट, खटखट आपने पीछे पढ़ा, खटखट शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, इसका मतलब आवाज़ मत करो, परंतु खटखट केवल शब्द है, इसलिए ये निरर्थक के अंतर्गत आएगा। चूं चूं, ये भी निरर्थक। रोटी वोटी, हमें नहीं खानी तुम्हारी रोटी वोटी, है ना, तो रोटी तो शब्द है पर वोटी कोई शब्द नहीं है। इसी तरह से पहला शब्द, दूसरा निरर्थक। घर वर, नहीं जाना है तुम्हारे घर वर, या हमें अपने घर वर नहीं जाना है ना, कैसा होता है घर वर हमें नहीं पता। तो ये घर के साथ में जो वर शब्द का प्रयोग किया, यद्यपि सार्थक तो है लेकिन घर के साथ इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निरर्थक शब्द होगा। चाय शाय, है ना, चाय शाय, तो चाय तो है सार्थक, शाय निरर्थक। आजू राजू, आजू, राजू सार्थक, आजू निरर्थक। मोहन सार्थक, तो ओहन निरर्थक। शरबत वरबत, तो शरबत सार्थक और वरबत निरर्थक। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखते समय अपनी कॉपी पर बीच में एक लाइन खींच करके एक तरफ लिखेंगे सार्थक शब्द, दूसरी तरफ लिख देंगे निरर्थक शब्द, और इसमें से इस प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाया है आप लिख देंगे। आशा है कि आपको ये वाला प्रश्न ठीक से समझ में आ गया होगा। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं, और 5वें प्रश्न के अंतर्गत आप देखें, निम्नलिखित शब्दों का सही वर्ण विच्छेद चुनिए। तो पुस्तक में देख रहे हैं आप, इसमें हम वर्ण में व्यंजन और स्वर, क्योंकि वर्ण बिना व्यंजन के नहीं बोले वर्ण जो हैं व्यंजन वर्ण बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। तो जिन व्यंजन वर्णों में स्वरों का प्रयोग होता है ना, उनके साथ में स्वर लगे होते हैं। जैसे पुस्तक में देखिए पा हलंत है, इसका मतलब वो हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते, और पुस्तक में आपको एक छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें ऊ विद्यमान है पा में। तो पा ऊ और सा, आधा सा
ऐसा बना हुआ है, इसलिए उसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है, वो स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं है, इसलिए स और त अ ये स्वर सहित है। ता हलंत है, ता के साथ में आ विद्यमान है। त ऐसे ही का हलंत और आ। तो आपने देखा सा को छोड़ करके बाकी सब में स्वर है, तो ये गा वाला खंड आपका सही होगा पुस्तक। अगला वाला देखेंगे आप, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी में ये जो प्रयोग किया गया है, जो बच्चे ने किया है पहला वाला, ये गलत है। इसको आप हटा करके जो इसका अंतिम वाला है, चौथा वाला घा खंड, ये सही है। इसको आप देख लीजिए, आज्ञा, आज्ञा जा, आ क आ रा ई, आज्ञाकारी। क्योंकि इसका जब प्रयोग होता है ज्ञा ज्ञा, आधा गा और यम ये मिला करके होता है, तो आज्ञाकारी इसमें घा खंड आपका ठीक होगा। शिक्षक में आप देखें, शिक्षक, शिक्षक का पहला वाला खंड सही है। शा ई का हलंत, शा हलंत, शिक्ष अ, और फिर का अ, शिक्षक। इसमें सब में ही स्वर विद्यमान है, तो इसलिए ये सही है, का खंड। चौथा वाला आप देखेंगे, घमंड। घमंड का गा खंड ठीक है, घ अ म अ खाली, क्योंकि अंक की बिंदी लगी है, घमंड है, घमंड। यद्यपि इसके हिसाब से आपको पहला वाला सही लग रहा होगा, क्योंकि उसमें अंक की बिंदी लगी है, परंतु जो हम पहले लिखते थे उसके जैसे कि पवर्ग, वर्ग के हिसाब से आपने पढ़ा है, टा ठा डाढ़ा अणा टव वर्ग का है, तो आगे इसके डा है, इसमें अणा खाली आ वाला जो होगा वो लगेगा घमंड। परंतु अब ये ना लिख करके अंक की बिंदी का प्रयोग होता है हमारी वर्तनी के अनुसार, तो ये घमंड गा खंड सही है। आइए पंचम वाला शब्द देखते हैं, संबंध। संबंध में देख रहे हैं, स ये है सम, अ म ये सम है ना, मा स्वर, ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, म। फिर बा स्वर सहित, आज इसमें विद्यमान है। ऐसे ही ना में भी स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। फिर ध और आ, संबंध, तो ये चौथा वाला आपका सही है। अग्रिम छठा प्रश्न जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगरूढ़ तथा यौगिक शब्दों को अलग अलग करके लिखो। तो ये आप लिख लेंगे स्वयं, क्योंकि आपको ऊपर बहुत अच्छी तरह से समझाए गए हैं। जैसे पुत्र है, पुत्र कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। और दूसरा हरिद्वार है, योग रूढ़ शब्द है। दिन भी रूढ़ शब्द है। एक दंत भी कौन सा है, यौगिक शब्द है, क्योंकि तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, गणेश। पिता रूढ़, पंकज यौगिक, दांत, दांत कौन सा है, रूढ़, मित्र रूढ़, रात रूढ़, त्रिनेत्र है ना, कौन सा शब्द है, यौगिक है ना। इस तरह से आप इनको सबको
पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आप देख करके अच्छी तरह से इनको कर लेंगे। और ये आपके शायद आगे मैंने करवाए भी हैं, उसमें परिभाषा में और उसमें आपके जो प्रश्न उत्तर लास्ट में अंत में बिल्कुल करवाए जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द लिखिए। यौगिक शब्द छांट करके आपको लिखना है। तो पहला वाला जो है, पहले में दूसरा वाला आपका सही है, गंगा जल। इसमें जो यौगिक शब्द है गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा वाला जो है देव, देवल, देवलोक और देवता। इसमें कौन सा ठीक है? देवलोक आपका सही है, तीसरा खंड। और इसमें भी आपका जो शब्द है ये आ रहा है आपका बुद्धि, इसने गलत किया है, बुद्धि बौद्ध लिख दिया है, बुद्धि बल ठीक है इसमें। चौथा वाला खंड आपका बुद्धि बल। और अगला वाला जो आपका है ये ठीक है, तीसरा वाला दिन रात। और पांचवा भी आपका सही है, मानव मन, ठीक है। ये आपके इस तरह से आपने यौगिक शब्द छांट के लिख लिए। अग्रिम वाला आप देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द छांट करके लिखिए। योग रूढ़ शब्दों में आपने देखा था कि वो किसी अन्य की ओर संकेत करता है विशेष, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, है ना, अर्थात विष्णु। ये आपका पहला वाला का दूसरा खाखंड सही है। दूसरा है गजानन, दूसरे का गजानन अर्थात गणेश। तो ये तीसरा खंड इसका गा सही है। और तीसरे का गिरधर, धर है ना, ये ठीक है, गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, ठीक है। और आगे चौथा वाला आपका जो सही है वो है चतुर्भुज। ये भुजबल वाला गला है, जो सही लगा हुआ है इसको काट करके आप लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाओं वाला, है ना। और अंतिम और पांचवा है तिरंगा। ये पहला वाला तिरंगा ही इसका सही है, 3 रंगों वाला तिरंगा ध्वज। ये इस तरह से प्यारे बच्चों आपकी ये वाला समाप्त हुआ है। आगे देखेंगे आप उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पत्ति या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, तीसरा भेद है इसका। तो आप देख रहे हैं आरंभ से लेकर अब तक हिंदी भाषा में कई शब्द स्रोत से आए हैं। शब्द कई स्रोतों से आए हैं। इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। कक्षा 7 में भी आप ये शब्दों को पढ़ चुके हैं, तत्सम शब्दों को। आइए एक एक करके इनके भेद हम समझते हैं। पहले देखें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात ये संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में इनका प्रयोग कर लिया जाता है, जो आपको पढ़ने में क्लिष्ट मालूम होते, क्लिष्ट माने कठिन थोड़े प्रतीत होते हैं। इनके आपको अर्थ समझने और निकालने पड़ते हैं। जब समझ में नहीं
आता। जैसे दिया गया जिव्या, जिव्या कहें तो आपको समझ में नहीं आएगा जिव्या क्या है ना। जिव्वा माने जीभ, भिक्षा माने भीख, ग्रह माने घर, सर्प माने सांप, सप्त माने 7, अग्नि माने आग, दुग्ध माने दूध, अश्रु माने आंसू, हस्त माने हाथ और कटि माने कमर। तो आपको ये कठिन लगते हैं, अर्थात ये संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए जो कि तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तब लगता है कि भाषा बहुत शुद्ध है, परिष्कृत भाषा है और शुद्ध भाषा है संस्कृत शब्दों का जिसमें प्रयोग किया जाता है, विशुद्ध भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। तो दूसरा वाला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप कुछ विकृत हो गया है। विकृत माने बदल गया है ना, बदल करके आया है, थोड़ा बिगड़ करके आया है, तो तद्भव शब्द कहलाते हैं, माने सरल हो जाते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था तो वो तद्भव शब्द ही हैं, उससे उसका अर्थ ही है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न, यानी जो संस्कृत से पैदा हुए हैं जिनका अर्थ संस्कृत से निकाला गया है तो वह शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, उसको देखिए हिंदी कर दिए जीभ, भिक्षा का भीख, ग्रह का घर, सर्प का सांप, सप्त का 7, अग्नि का आग, वही शब्दों को सरल कर दिया गया है। दुग्ध का दूध, अश्रु का आंसू, हस्त का हाथ और कटि का कमर। तो इस तरह से देखिए जब सरल हैं। अब नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपके समक्ष पूरी सूची दी जा रही है जो आप देख रहे हैं। इनको आप अपने अभ्यास में पढ़ लेंगे स्वयं, तब आपको इनका विस्तृत जानकारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सूची बेटा लंबी है, पढ़िए, आप स्वयं इसको पढ़ते जाएंगे, आपको इनके अर्थ लगते जाएंगे। एक तरफ संस्कृत के कठिन शब्द हैं, दूसरी तरफ तद्भव शब्द हैं, तत्सम और तद्भव। आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इतने शब्दों को आप पढ़ लेंगे तो आपको इनका अर्थ ठीक से पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं तीसरा वाला देशज शब्द। इसके अंतर्गत आपने 4 पढ़े, तत्सम और तद्भव पढ़ लिया। देशज शब्द तीसरा है, किसको कहते हैं? देशज कहने से ही पता लग रहा है देश, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने स्थान पर बोले जाने वाले, यानी जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, टांग, गोड़, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, ठेठ, चंट आदि। ये हम अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार या अपने अपने स्थानीय भाषा के अनुसार जहाँ हम रहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जो प्रचलन में होते हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, अपने देश में, अपने क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द। चौथा आप देख रहे हैं विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब दूसरे देश के, जो अपने देश के नहीं हैं और दूसरे देश से आए हैं, उनको ज्यों का त्यों हम अपने भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आते हैं वैसा ज्यों का त्यों इनको प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत माने आए हुए, है ना, इनमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होता, ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, इसलिए वो विदेशी शब्द कहलाते हैं या आगत शब्द भी कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द आपको नीचे दिखाए जा रहे हैं, देखिए। अब ये हम पढ़ देंगे जिससे आपको पता लगे कि हिंदी में और विदेशी शब्द कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं मेट्रो, ट्रेन, कार, साइकिल, शर्ट, कैप, बैज, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मोबाइल, फैक्स, टेलीप्रिंटर, कॉफ़ी, बैग, क्लास, स्कूल आदि। इन शब्दों को इस प्रकार के आदि अन्य भी शब्द हैं जो अंग्रेजी के हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं जो हमको लगता है कि हिंदी के हैं परंतु वो अरबी भाषा के हैं। जैसे अखबार, हमारे दैनिक प्रयोग में अखबार ही बोला जाता है, बहुत कम लोग समाचार पत्र बोलते हैं। अदालत, है ना,
न्यायालय बहुत कम होता है ना। इंसाफ, इशारा, इनाम, औरत, कसम, तारीख आदि। तो इन शब्दों को हम कॉमन तरह से प्रयोग करते हैं। अरबी का शब्द कसम है ना, तारीख। फारसी शब्द, फारसी भाषा के आदमी, आमदनी, आस्तीन, कद्दू, कमर, खरीद, खराब, गुलाब, चिराग, नमक, नमूना, मसाला, मोम, शहद, शिकार, शेर, सब्जी आदि। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल के शब्द हैं ये इस्पात, गमला, कप्तान, फीता, गलीचा, साबुन, संतरा, तौलिया आदि, है ना। तो इस तरह के ये सारे शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं उर्दू, बावर्ची, तोप, कैंची, बेगम, बंदूक, सौगात आदि। अन्य भाषाओं से रूसी से मेघ, बोधका, रूबल, स्पुतनिक से चीनी से चाय, है ना, डच से पुरुष, तुर्क और बम, जापानी से रिक्शा, फ्रांसीसी से अंग्रेज, काजू, कारतूस और मलय से खोपरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। आप देख रहे हैं इसके बाद अभ्यास 5.2। इसके भी कुछ शब्द बेटा प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं। ये भी हम आपको पाठ के बिल्कुल अंत में करवाएंगे। देख रहे हैं आप, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। दोनों शब्द की, तत्सम की, तद्भव की, जब हम परिभाषा किसी की भी पूछे जाता है अंतर, तो हम उन दोनों की परिभाषा को लिख देते हैं, एक एक उदाहरण लिख देते हैं, तो अंतर उसका स्पष्ट हो जाता है। अगले प्रश्न में, तीसरे में आप देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द अलग अलग के लिखिए। आपको यदि समझ में आए पेंसिल से लिखे हुए। यदि आपको ये दिखाई दे रहे हैं थोड़े से धुंधले, अब मगर जूम कर दिए गए हैं तो आपको क्लियर समझ में आएंगे। देगा ये पुस्तक में ही इस प्रकार से हैं। तो जिह्वा, आग, लोटा, औरत, अग्नि, कुआं, ट्रेन, अदालत, भिक्षा, कांड, ठेठ आदमी, दुग्ध, होठ, कुम्हार, अखबार, ग्रह, भाई, स्कूल, कार, अश्रु, कैंची, चंट, शैड, डिबिया, सर्प, सोना, खिचड़ी। ये आपको सभी पीछे पाठ में पढ़ाते समय मैंने दिखा दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो कौन कौन से हैं इनको आप इस तरह से 4 हिस्सों में बांट लेंगे कॉपी के पृष्ठ पर, या आप जैसे चाहें लिख सकते हैं, इकट्ठे छांट करके लिख सकते हैं। पहले लिखे तत्सम शब्द लिख लें पूरे, फिर दूसरी जब ख़त्म हो जाए तो अगली लाइन से आप तद्भव लिख लें, या फिर आप उसके 4 हिस्से करके लाइन से ऊपर से नीचे के क्रम में भी लिख सकते हैं। आपको समझ में अवश्य आ रहे होंगे कौन से तत्सम है, कौन से जो संस्कृत के शब्द आपको कठिन लग रहे हैं, जैसे जिह्वा है ये तत्सम है, आग है ये तद्भवी शब्द है ना, लोटा है ये आपका देशी शब्द है, औरत ये विदेशी शब्द है। तो इस तरह से आप अपने आप इसमें आपको दिखाई भी दे रहे हैं, और आप छांट के पीछे की लिस्ट से जो सूची दी गई हैं सब में ये शब्द आए हैं, विदेशी में और देशी में, तत्सम में, तद्भव में, वहाँ आपको सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे। आप देख करके आराम से लिख सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है, उचित विकल्प छांट कर लिखिए। उचित विकल्प में छांट करके देखिए। पहला, अनगिनत का तत्सम रूप अगणित। दूसरा वाला खंड खा सही है। आगे आप देखेंगे दूसरा वाला
उल्लू का तत्सम रूप है तीसरा खंड गा, उलूक, है ना, उलूक। और तीसरे का आशीष, आशीष का तत्सम रूप जो है वो तीसरा वाला ठीक है खंड गा, आशीष। और कोकिल का तद्भव रूप देखिए, कोकिल का तद्भव रूप पहला वाला का खंड सही है, कोयल। और आगे आप देखेंगे पांचवा वाला देखेंगे प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव रूप है पत्थर, प्रस्तर का पत्थर खंडा ठीक है। और अमृत का तद्भव रूप है अमीय, यानी का अमीय गा खंड इसका ठीक है। चौथा वाला देखें बेटा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक विकारी शब्द तथा नंबर दो अविकारी शब्द। देखिए विकारी और अविकारी कहने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, 7th क्लास में आप इसको पढ़ भी चुके हैं। विकारी शब्द में जिसमें विकार हो जाता है, विकार माने परिवर्तन, इसका अर्थ होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजिंग आ जाना, है ना। और अविकार जिसमें कोई परिवर्तन या चेंजिंग ना हो। अब वो परिवर्तन किन कारणों से होता है वो परिभाषा के अंतर्गत आप देख लीजिएगा। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना, जिन शब्दों के रूप लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के आदि के कारण बदल जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। संज्ञा में परिवर्तन आता है, सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है, विशेषण में और क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। इनके रूप कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए लिखा है क्योंकि वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं संज्ञा शब्द को देखिए, सब्जी एक वचन है तो सब्जियां या सब्जियों वह वचन हो गया। नारी, नारियां या नारियों, ये वचन के कारण इनमें परिवर्तन आया। सर्वनाम शब्द तुम का मतलब तुम्हें या तुम्हारा, है ना। इसी तरह से किसने या किन्होंने, परिवर्तन आ रहा है। विशेषण को आप देखिए, बुरा, बुरी, बुरे और बुरों, है ना। इसमें लिंग भी का भी परिवर्तन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बुरा, कोई बुरा व्यक्ति है, बुरी स्त्रीलिंग है, कोई बुरी स्त्री है, ऐसी बुरे या बुरों ये बहुवचन में आता है। तो इसमें लिंग और वचन के कारण भी परिवर्तन हुआ है। मोटा, मोटी, मोटे, है ना। मोटा ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के मोटा और स्त्रीलिंग हो गई मोटी, और मोटे बहुवचन हो गया। तो वचन और लिंग के कारण। ऐसी क्रिया में देखिए, पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाए, बोलना, बुलवाना या बोला। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण या कारक के कारण, किसी कारण से भी परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द देखिए, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है, जिनके कारण इन कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने होते हैं, 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण देख रहे हैं आप, स्नेहलता भीतर बैठी है, महेशकांत भीतर बैठा है। स्नेहलता स्त्रीलिंग है, महेशकांत पुल्लिंग है। दोनों के ही कारण से ये भीतर शब्द एक सा रहा, कोई परिवर्तन लिंग के कारण इसमें नहीं हुआ, इसलिए ये अविकारी शब्द है। आप देख रहे हैं संबंध
बोधक। अगला वाला, आरती के साथ कमला जाएगी, उमाकांत के साथ शशिकांत जाएगा। बिल्कुल वही स्थिति है इसमें संबंध के। आरती के साथ भी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, के साथ है ना। दो कारण, पुल्लिंग के साथ भी और स्त्रीलिंग के साथ भी के साथ का मतलब नहीं बदला। ये संबंध बोधक शब्द वैसा का वैसा ही रहा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में माधुरी या सरिता को बुला लाओ, सुरेंद्र या नितिन को बुला लाओ, तो किसी भी कारण से नहीं बदला लिंग के कारण। विस्मयादि बोधक है ना, विस्मयादि बोधक आश्चर्य जिसमें होता है। तो अरे सुधा नाच रही है, अरे अनिरुद्ध नाच रहा है ना। चाहे सुधा नाचे या अनिरुद्ध नाचे है, तो विस्मयादि बोधक में चिन्ह भी वही रहता है और शब्द भी वही रहते हैं, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता। इन वाक्य इन वाक्यों में आए भीतर के साथ या अरे अविकारी शब्द हैं, इनके रूप लिंग वचन कारक आदि के कारण नहीं बदले। अंतिम और पांचवा निपात देखिए। कुछ विद्वान ही, भी, तक, तो, मात्र को अविकारी शब्दों के साथ रखते हैं और इन्हें निपात कहते हैं। निपात जिस पद के आगे जुड़ता है उसके अनुसार वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करता है। जैसे मैं ही नोएडा जाऊंगा, मैं ही नोएडा जाऊंगा या मैं नोएडा ही जाऊंगा। देखिए इसमें क्या होगा, मैं ही अपने लिए यानी सर्वनाम, अपने लिए कहा मैं ही नोएडा जाऊंगा, तो इसमें मैं पर बल हुआ। मैं नोएडा ही जाऊंगा संज्ञा है, नोएडा ही जाऊंगा संज्ञा पर यानी नोएडा पर बल दिया गया है। और अगला साधारण वाक्य है, बिल्कुल सिंपल कहते हैं, मैं नोएडा जाऊंगा, बिल्कुल साधारण वाक्य है, ये निपात रहित है। अगला आप देखिएगा, अभ्यास देखिएगा इसकी। अभ्यास 5.3 के ये प्रश्न जो अभी आपने पढ़े हैं फिर उसी तरह से आ रहे हैं, ये भी ये सब आपको एक साथ अंत में एक्सरसाइज वाइज मिल जाएंगे। जैसे विकारी तथा विकारी शब्दों में क्या अंतर है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए और निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्द अलग अलग करके लिखिए। ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसकी लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है, इसमें आप देखेंगे और इसको भी ढूंढ करके उसी प्रकार से कर देंगे। ये आपको गृह कार्य में मिल सकता है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपके अभ्यास में ही इनको हम करा देंगे, अभी आप पढ़ चुके हैं, इसको भी आप स्वयं ही करेंगे। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद देखिए। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द तथा समानाभासी शब्द युग्म। क्रमशः आप देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। सर्वप्रथम देखें आप, जिन शब्दों
के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने पर्यायवाची शब्द अपने याद किए होंगे, बहुत सारे आपको याद होंगे, लिखे होंगे। तो इनको भी आपको ये याद करने की चीज़ है। किसी भी शब्द के पर्यायवाची आए, कम से कम 3-3 या 4-4 पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए जो आपके लिखे हुए हैं। जैसे अग्नि, अग्नि के 4 पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वहनी। पर्वत का पहाड़, नग, अचल, गिरि। नदी का सरिता, सलिला, सजला, तटनी। गणेश का विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति। दिन का दिवस, वासर, दिवा और वार। पर्यायवाची शब्द जितने अधिक से अधिक याद होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये जो आप अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, जितना आपको याद होगा उतनी ही आपकी हिंदी उत्कृष्ट होगी। भाषा में इनका प्रयोग बहुत आवश्यक है और अधिक से अधिक इनका ज्ञान आपको आवश्यक है। आगे और भी कुछ दिए गए हैं, वो भी आप देखिए। पेड़ के हैं जैसे वृक्ष, विटप, तरु, पादप। किरण का अंश, कर, रश्मि, मरीचि। अमृत का सुधा, अमी, सोम और पीयूष। आगे आइएगा। विलोम शब्द हैं, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आप जानते हैं विलोम शब्द तो दिन भर आप ना जाने कितने बोलते हैं, तो उन शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं, हमेशा उल्टा अर्थ देने वाले, है ना, विपरीत अर्थ देने वाले। आगमन, प्रस्थान, आदान प्रदान, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उत्थान, पतन, अनुराग, विराग, अपराधी, निरपराध, दयालु, निर्दय, न, और हास्य, रुदन तथा निद्रा, जागरण, अनुज, अग्रज, उपकार, अपकार, हर्ष, विषाद, उष्ण, शीत, आय, व्यय। याद करने की चीज़ है यश, अपयश, निंदा और स्तुति। अगला वाला देखिए, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है, कहने से ही प्रकट हो जाता है, अनेक अर्थ देने वाला। जो अनेक अर्थ प्रकट करे अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देख। जैसे शब्द देखें और उसके अर्थ। रस शब्द है, रस। रस का मतलब स्वाद, सार, जूस और आनंद। हम प्रयोग में लाते हैं रस, रस भाई नहीं आया, अर्थात स्वाद नहीं आया, इसका रस ये हुआ, इसका सार है ना ये हुआ। जूस बोले काय का जूस पीना है, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस। आनंद बोले रस आ गया, माने आनंद आ गया, है ना। मत, मत माने राय या नहीं, अपनी राय मत दो, है ना, यानी अपना विचार मत दो, मत रखो। मत का माने विचार, है ना, अपना राय। और ये काम मत करो यानी नहीं करो। जवान, जवान का मतलब सैनिक और युवक, अब आपको समझ में आने लगेंगे। अंक का मतलब गोद या संख्या। तथा अगला वाला देखिए, अंबर का आकाश या वस्त्र। एक ही शब्द अनेक अर्थ दे रहा है। कनक का सोना या धतूरा। वर माने वरदान या दूल्हा। घन का मतलब बादल, हथौड़ा और घना। अगला वाला देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द समझते हैं। वाक्यांश माने वाक्य के अंश। कुछ वाक्य हैं तो उनके जो अंश हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाना है। जैसे अनेक शब्दों वाक्यांश के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। आप देख रहे हैं नीचे, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। इससे हमको फ़ायदा ये भी होता है बच्चों, देखिए आपने जिसके आने की कोई तिथि ना हो, हमने इतना लिखा, इसमें हमारी जगह भी ज़्यादा गिरी, स्पेस, और हमें लिखने में भी समय लगा, समय भी बहुत हुआ, हमें लिखना भी ज़्यादा पड़ा। और तो इसको अगर हमने अतिथि शब्द लिख दिया तो जगह भी कम घिरी, हमें समय भी कम लगा।
और इसका अर्थ भी वही प्रकट होगा जो लिखा है, जिसके आने की कोई तिथि न हो। ऐसे शब्दों से हमें फ़ायदा होता है। इससे भी हमारी हिंदी जो है इन शब्दों के ज्ञान होने से बहुत अधिक उत्कृष्ट होती है। जिसमें जानने की इच्छा होती है जिज्ञासु, जो आलस करता है आलसी, जिस पर विश्वास नहीं किया किया जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। अब देखिए अग्रिम वाला अंतिम पांचवा है एकार्थी। एकार्थी शब्द का मतलब एक अर्थ देने वाला। एक अर्थ देने वाला, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मानव, मानव का मतलब मनुष्य ही। वृक्ष, पेड़, बालक, लड़का, कथा, कहानी, प्रमाण, न, प्रणाम, नमस्कार, नृत्य, नाच, आभूषण, गहना, चंद्रमा, चांद। अगला वाला देखेंगे आप, समानाभासी शब्द युग्म। समानाभासी शब्द युग्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इनका सूक्ष्म अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वतः भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक अथवा समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ देखें आप, कली, कली नीचे कली लिखा है और कली लिखी है कि एक कली माने कलयुग और कली माने अधखिला पुष्प। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा माने तुलना में आशा और उपेक्षा माने तिरस्कार। गिरि, गिरि माने पर्वत और गिरि माने गिरना, क्रिया का भूतकालिक रूप। आगे देखिएगा, अवधि, अवधि माने समय सीमा तक, समय सीमा या तक। अवधि एक उपभाषा का नाम है। समान, बराबर, सामान, वस्तुएं, चीजें और सम्मान, आदर। समान, सामान, सम्मान, ये तीन शब्द हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, अर्थ सबके अलग हैं। ऐसे ही देखिए ग्रह, ग्रह का मतलब पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी, आप देख रहे हैं ग्रह का पृथ्वी, बृहस्पति आदि। ग्रह का घर और सदन। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका हो गया। आइए पाठ के अंत में, बिल्कुल अंत में आप देख रहे हैं अभ्यास 5.4 के कुछ प्रश्न। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। दूसरा है पर्यायवाची और विलोम शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। और अगला है समानाभासी शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आइए बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ है। अब हम आपको, अभी तक आपने जितना पाठ पढ़ा है पूरा का पूरा पाठ, अब हम आपको इसके अभ्यास 5.1 से अभ्यास 5.4 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे रहे हैं पीडीएफ के अंतर्गत। देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको क्रम से, जैसा आपकी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, अभ्यास 5.1 में जो आपने प्रश्न छोड़ते हम चले आए हैं उनके सब के उत्तर आपको दे रहे हैं। जो
जो छूट रहे हैं वो आपको गृह कार्य में मिलेंगे। देखिएगा, शब्द किसे कहते हैं। उत्तर है, परिभाषा लिखी हुई है, वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, किन आधारों पर शब्द के भेद किए गए हैं। उत्तर है, निम्नलिखित आधारों पर शब्द के भेद किए गए हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद तथा पांचवा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रश्न संख्या 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विधि शब्द। अगला प्रश्न संख्या देखें। प्रश्न संख्या 5 आप देख रहे हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जिव्या, भिक्षा, ग्रह, सर्प, सप्त, अग्नि, दुग्ध, अश्रु, हस्त, कट आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप कुछ विकृत हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ ही है उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, जैसे जीव, भीख, घर, सांप, सात, आग, दूध, आंसू, हाथ, कमर आदि। अभ्यास 5.3 देखें। प्रश्न संख्या 6, विकारी तथा अविकारी शब्दों में क्या अंतर है। उत्तर, विकारी तथा विकारी शब्दों में अंतर। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके रूप परिवर्तनशील होते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अविकारी शब्द उत्तर में देखिएगा, अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात।
प्रश्न संख्या 8 देखें। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है अर्थ की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समानाभासी शब्द युग्म। प्रश्न संख्या 9। पर्यायवाची और विलोम शब्द में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। पर्यायवाची और विलोम शब्द में निम्नलिखित अंतर है। दोनों की परिभाषाएं लिख दीजिएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, वन। विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आगमन, प्रस्थान, आदान, प्रदान। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। समानाभासी शब्द से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि वे एक समान दिखाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वदा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण कले, कली, गिर, गिरी। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं गृह कार्य के कुछ प्रश्न जो आपको दे रहे हैं। बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में सार्थक तथा निरर्थक शब्द अलग अलग करके लिखिए। पानी, वानी, खट खट, चूं चूं, रोटी वोटी, घर पर, चाय शाय, राजू आजू, मोहन ओहन, शरबत वरबत। प्यारे बच्चों, ये हम आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते समय समझा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, योग रूढ़ तथा यौगिक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पुत्र, हरिद्वार, दिन, एकदंत, पिता, पंकज, दांत, मित्र, रात, त्रिनेत्र, वृक्ष, वीणापाणी, गोमुख, माता, राजकुमार, दशानन, राजा, ध्रुव, नंद नंदन। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द अलग अलग करके लिखिए। जिव्या, आग, लोटा, औरत, अग्नि, कुआं, ट्रेन, अदालत, भिक्षा, कान, ठेठ, आदमी, दुग्ध, ओट, कुम्हार, अखबार, ग्रह, भाई, स्कूल, कार, अश्रु, कैंची, चंट, शंट, डिबिया, सर्प, सोना, खिचड़ी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्द अलग अलग हैं। इनको भी इसी तरह से भागों में बांट लीजिए। 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। और पीछे जैसे आपने पढ़ा है सूची के अंतर्गत आप लिखिएगा। आदमी, मैं, भिन्न, पका, घोड़ा, ये, लिखा, भूखा, हिमालय, वह, खाया,
मोटा श्री कृष्ण प्रसन्नता तुम प्यासा पिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि शब्द अलग अलग करके लिखिए। धीरे धीरे, के पीछे, और, उफ, प्रतिदिन, शाबाश, अचानक, के मारे, अथवा, अतः, परंतु, छी, के यहाँ, सामने, के आसपास, अजी, अरे, एवं, बाहर, के समान। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ निश्चित रूप से बहुत बड़ा था और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सब आपको समझाया गया है और प्रश्नों के उत्तर भी आपके सब मिल गए हैं। गृह कार्य के प्रश्न भी आपको मिल गए हैं। आप इसको दोबारा से 3 बार 4 बार जितनी भी बार आप चाहें इसको खूब अभ्यास में लाएं, पढ़ें, जिससे आपको पाठ अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।